हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, युनची ने ड्रैगन गोड ट्रायल को पास करने के बाद ड्रैगन ब्लड लाइन को भी ऑब्जर्व कर लिया था, जिसकी वजह से युनची ट्रू फेस मिस्टिक रियलम के 10th लेवल पे पहुंच गया था। और उसी के साथ ड्रैगन गोड ने लिटिल फायरी को ठीक करने के लिए युनची और लिटिल फायरी की प्योर यिन यांग एनर्जी को आपस में मिला दिया था, जिसकी वजह से जहाँ एक तरफ लिटिल फायरी बिल्कुल ठीक हो गई थी, तो वहीं दूसरी तरफ युनची के अंदर भी आइस पावर्स आ गई थी। जिसके बाद युनची वहां से होता हुआ वापस चेंगफेंग मिस्टिक पैलेस में आ गया था और वहां आते हुए उसने रैंकिंग बैटल कॉम्पिटिशन में जाने वाले 2 डिसेबल्स को चैलेंज भी कर दिया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां वो दोनों युनची को बहुत ही ज्यादा कमजोर समझ रहे थे। इसलिए वो दोनों वहां पे पहले एक दूसरे को युनची के साथ फाइट करने के लिए कहने लगे थे। और युनची जो कि वहां पे खड़ा होकर उन दोनों की ये सारी बातें सुन रहा था, वो वहां पे हंसते हुए उन दोनों से कहता है, मुझसे लड़ने के लिए तुम दोनों को आपस में बहस करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम दोनों मिलकर मुझसे फाइट कर सकते हो। युनची की ये बात सुनकर वहां पे खड़े सभी डिसेबल्स को एक झटका लगता है, लेकिन उन दोनों में से एक डिसेबल वहां पे युनची का मजाक उड़ाते हुए कहता है, लड़के तुम तो कुछ ज्यादा ही एरोगेंट बनने की कोशिश कर रहे हो। वहीं दूसरी तरफ प्रिंस यूवी को भी वहां पे युनची की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी, इसलिए वो युनची को ये सब करने से मना कर रही थी। लेकिन युनची उसे वहां पे तसल्ली देकर खुद आगे बढ़ते हुए उन दोनों डिसेबल से कहता है, अगर मैं तुम दोनों को भी यहाँ पे ना हरा पाऊं तो फिर तो मेरा उस रैंकिंग बैटल कंपटीशन में जाना बनता ही नहीं है, इसलिए मैं अकेले ही तुम दोनों के साथ फाइट करूंगा। और ये कहते हुए युनची ने वहाँ पे अपना मिस्टिक ऑरा भी रिलीज कर दिया था, जो देखकर वो दोनों डिसेबल्स भी वहाँ पे अपना अपना ऑरा रिलीज करके युनची के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन युनची वहाँ पे अपनी शैडो स्टार ऑफ गॉड टेक्निक का यूज करते हुए बहुत ही तेज से मूव करके उनके पीछे आ गया था। और उसी के साथ युनची वहाँ पे अपनी मिस्टिक पावर का यूज करते हुए उन दोनों को पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखकर वो दोनों डिसेबल्स भी वहाँ पे युनची के इस अटैक को रोकने के लिए अपने सामने एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वो दोनों डिसेबल्स वहाँ पे युनची के अटैक को नहीं रोक पाए थे और युनची के इस अटैक की वजह से वो दोनों वहाँ से उड़ते हुए पीछे जा गिरे थे। और इसी के साथ उन दोनों का खेल वहीं पे खत्म हो गया था, जो देखकर तो वहाँ पे खड़े किसी भी पर्सन को अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। वो सब वहाँ पे अपने मन में बस यही सोच रहे थे कि आखिर सिर्फ 6 महीनों के अंदर अंदर ये लड़का इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो गया। वहीं प्रिंस यूवी ये सब देखकर तो वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। और तभी युनची वहाँ पे आगे बढ़ते हुए मास्टर किन से पूछता है, तो क्या अब मैं रैंकिंग बैटल कॉम्पिटिशन में जाने के लिए क्वालिफाइड हूँ या नहीं। जिसपे मास्टर किन उससे कहता है कि तुमने ट्रू फेस मिस्टिक रियलम में होते हुए भी स्पिरिचुअल फेस मिस्टिक रियलम के 2 कल्टिवेटर्स को एक साथ इतनी आसानी से हरा दिया, ऐसे कमाल की पावर के साथ हम भला तुम्हें रैंकिंग बैटल कॉम्पिटिशन में जाने से कैसे रोक सकते हैं। ये सुनकर प्रिंस यूवी भी भागकर उसके पास आते हुए उसे बताती है कि तुम उस रैंकिंग बैटल कॉम्पिटिशन में जा तो सकते हो, लेकिन एक प्रॉब्लम है। रैंकिंग बैटल कॉम्पिटिशन में जाने वाले डिसेबल्स की लिस्ट को चेंगफेंग मिस्टिक पैलेस का टॉप डिसेबल ही सिलेक्ट करता है। जिसपे मास्टर किन भी वहाँ पे हमें अपना सर हिलाते हुए कहते हैं कि ये बिल्कुल ठीक कह रही है। जिसपे युनची उनसे कुछ कह पाता उससे पहले अचानक युनबा वहाँ पे बैटल अरीना के अंदर गिरने लगता है, पर युनची ने वहाँ पे बहुत ही तेजी से मूव करते हुए जाकर युनबा को गिरने से बचा लिया था। और युनची वहाँ पे युनबा की ऐसी हालत को देखते हुए उससे पूछता है, युनबा तुम्हारी ऐसी हालत किसने की। जिसपे युनबा वहाँ पे युनची को कुछ बता पाता उससे पहले पीछे से आवाज आती है, जो कह रहा था कि इस लूजर ने मेरे रास्ते में आने की कोशिश की, तो इसलिए मुझे इसे एक छोटा सा सबक सिखाना पड़ा। और ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि फेंग जू चैंग के छोटे भाई की थी। जिसे देखकर युनची गुस्से से उससे कहता है कि जल्दी से युनबा से माफी मांगो और खुद अपने फेस के ऊपर 3 थप्पड़ मारो, वरना मैं तुमसे युनबा का बदला 10 गुना ज्यादा लूंगा और मेरा बदला तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम युनबा के पैरों में गिरते हुए जल्दी से उससे माफी मांग लो। युनची की ये बात सुनकर फेंग वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए उससे कहता है, वो तो तुम मुझसे बदला लोगे। जिसपे युनची भी आगे आते हुए कहते हैं, हाँ बिल्कुल। उन दोनों को वहाँ पे इस तरह से आपस में उलझते हुए देखकर मास्टर किन बीच में आते हुए उन दोनों को रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन युनची वहाँ पे दोबारा फेंग से कहता है कि मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूँ, जल्दी से युनबा से माफी मांग लो, वरना यहाँ पे सबके सामने तुम्हारी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी। युनची की ये बात सुनकर अब की बार फेंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसने अचानक ही वहाँ पे अपना मिस्टिक ऑरा रिलीज करते हुए युनची के ऊपर हमला कर दिया था। जैसे युनची ने ऐसे रोक लिया था कि जैसे युनची के सामने ये अटैक कोई मायने ही नहीं रखता। लेकिन जब युनची फेंग के ऊपर अटैक करता है तो फेंग युनची के अटैक को नहीं रोक पाता और वो वहाँ पे युनची के अटैक के इम्पैक्ट की वजह से खिसकता वो काफी पीछे चला गया था, जो देखकर मास्टर किन वहाँ पे हैरान होते हुए कहते हैं, एक ट्रू फेस मिस्टिक रियलम का कल्टीवेटर एक स्पिरिचुअल फेस मिस्टिक रियलम के कल्टीवेटर को, जो कि लेवल 5 से भी ऊपर है, उसे अपनी पावर से पीछे धकेल रहा है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? क्या वाकई जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ वो सब सच है? वहीं युनची भी वहाँ पे फेंग का मजाक उड़ाते हुए कहता है, क्या चेंगफेंग मिस्टिक पैलेस का नंबर 1 जीनियस बस इतना ही ज्यादा पावरफुल था? मुझे तो लगा था कि तुम्हारे साथ फाइट करके बहुत ज्यादा मजा आएगा, लेकिन तुम तो बहुत ज्यादा कमजोर निकले। जिसपे फेंग भी अब तक वहाँ पे खुद को काफी हद तक संभाल चुका था, इसलिए वो वहाँ पे उल्टा ऊपर से आते हुए युनची से कहता है, लड़के जल्दी से अपने मैजिकल वेपन को बाहर निकालो ताकि मैं तुम्हें तुम्हारे वेपन के साथ ही मारूं, वरना बाद में लोग कहीं ऐसा ना कहें कि मैंने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की थी। और ये कहकर उसने अचानक ही वहाँ पे अपनी स्काई बर्निंग सोर्ड को बाहर निकालते हुए युनची के ऊपर एक बहुत ज्यादा पावरफुल हमला कर दिया था, जो देखकर वहाँ पे मौजूद सभी लोग युनची के लिए बहुत ज्यादा डर चुके थे। और अब उन सभी को यही लग रहा था कि अब बस युनची का खेल खत्म होने वाला है। लेकिन युनची ने तो उल्टा वहाँ पे सभी को हैरान करते हुए उसकी सोर्ड को अपने सिर्फ एक हाथ से ही रोक लिया था। और उसी के साथ युनची वहाँ पे उसकी स्काई बर्निंग फायर को ऑब्जर्व करते हुए कहता है, मुझे लगता है तुम पागल हो गए हो जो तुम अपनी फायर का यूज करते हुए मुझ पे अटैक करने की कोशिश कर रहे हो। और ये कहकर युनची ने अपना मिस्टिक ऑरा रिलीज करते हुए दोबारा उसे वहाँ पे पीछे की तरफ फेंक दिया था। और अब की बार फेंग बैटल अरीना से बाहर गिरते गिरते बाल बाल बचा था, जो देखकर वो वहाँ पे गुस्से से चलाते हुए युनची से कहता है, मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट करने की गलती की, पर अब मैं तुम्हारे ऊपर कोई रहम नहीं दिखाने वाला। और ये कहकर उसने वहाँ पे अपने सबसे पावरफुल अटैक से युनची
यूनची के ऊपर हमला कर दिया था। जैसे यूनची ने वहाँ पे अपनी हैवी रोलर शॉट का यूज करते हुए बहुत आसानी से रोक लिया था और ये देखकर फैंग का गुस्सा वहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ चुका था, इसलिए उसने वहाँ पे यूनची को हराने के लिए अपना पूरा दम लगा दिया था। लेकिन यूनची ने वहाँ पे उल्टा उसके अटैक को रोकते हुए उसी के ऊपर ही अटैक कर दिया था और यूनची का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि ना सिर्फ फैंग की स्काई बर्निंग शॉट टूट गई थी, बल्कि उसी के साथ साथ वो खुद भी वहाँ से उड़ता हुआ बैटल अरीना के बाहर गिरने लगा था। लेकिन यूनची उसे वहाँ पे इतनी आसानी से कैसे जाने देने वाला था, इसलिए वो वहाँ पे अपनी शैडो स्टार ऑफ गॉड टेक्निक का यूज करते हुए दोबारा उसके पास जाकर उसे किक मारते हुए सीधा युनबा के कदमों में जाके गिराता है और उसी के साथ उसके ऊपर अपना पाँव रखते हुए कहता है, अब जल्दी से युनबा के पैर पकड़ते हुए उससे माफी मांगो। जिस पे बेचारा युनबा डरते हुए यूनची से कहता है, बॉस इसकी कोई जरूरत नहीं है। वहीं फैंग भी वहाँ पे अपना पूरा दम लगाकर खड़े होने की कोशिश करते हुए यूनची से कहता है, यूनची आज तुमने मेरे साथ जो किया है उसके लिए मेरी फैमिली तुम्हें नहीं छोड़ेगी। जिस पे यूनची उसे वहाँ पे एक बार फिर से नीचे जमीन के साथ लगाते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम रॉयल फैमिली से हो तो तुम किसी के ऊपर भी जुल्म करते हुए उसे मार सकते हो। जो लोग दूसरों को परेशान करते हुए उन्हें नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं उन्हें मैं इसी तरह से सबक सिखाता हूँ। क्या कह रहे थे तुम कि युनबा एक लूजर है, लेकिन मेरी नजरों में तो तुम भी किसी लूजर से कम नहीं हो। तुम खुद तो मेरे 3 हमलों को भी नहीं रोक पाए। और ये कहकर यूनची उसे वहाँ पे बिल्कुल एक फुटबॉल की तरह किक मारते हुए कहता है, मेरी एक बात याद रखना कि तुम्हारे जैसे इवल लोगों को सबक सिखाने के लिए गॉड ने मेरे जैसे लोगों को भी पैदा किया है, इसलिए अगली बार किसी से पंगा लेने से पहले 100 बार सोच लेना। जिस पे फैंग वहाँ पे खड़ा होते हुए बहुत ही गुस्से से यूनची से कहता है कि मैं अपनी आज की बेइज्जती को याद रखूंगा और अगर मैंने अपनी इस बेइज्जती का हिसाब तुमसे 1000 गुना ज्यादा नहीं लिया तो मेरा नाम भी फैंग नहीं। और ये कहकर वो चुपचाप लड़खड़ाते हुए वहाँ से चला गया था। और स्काई बनी सेट के यंग मास्टर की ऐसी हालत देखकर मास्टर किन के साथ साथ बाकी सभी लोग भी बहुत ज्यादा डर चुके थे। लेकिन यूनची वहाँ पे उनके पास आते हुए कहता है, सॉरी एल्डर किन, लेकिन अब आपको रैंकिंग बैटल कंपटीशन में भेजने के लिए एक और नया कैंडिडेट ढूंढना होगा। जिसपे मास्टर किन वहाँ पे डरते हुए उससे कहते हैं कि वो स्काई बनी सेट का यंग मास्टर था, तुम्हें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे डर है कि अब स्काई बनी सेट हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। जिसपे यूनची मास्टर किन से कहता है कि ये सब तो मैंने उसके भले के लिए किया है, अगर आज मैं उसे सबक नहीं सिखाता तो कोई और उसे सबक सिखा देता। और वैसे भी वो रैंकिंग बैटल कंपटीशन में जाकर बस रॉयल फैमिली का नाम ही डुबाने वाला था। खैर ये सारी बातें छोड़ी और अब मुझे बताइए कि क्या अब मैं रैंकिंग बैटल कंपटीशन के लिए जा सकता हूँ। जिसपे मास्टर किन भी वहाँ पे एक लंबी सांस छोड़ते हुए उससे कहते हैं कि हाँ तुम जा सकते हो। जिसपे यूनची ने वहाँ पे मास्टर किन के सामने युनबा को भी अपने साथ ले जाने की मांग रख दी थी और अब क्योंकि मास्टर किन के पास और कोई रास्ता नहीं था तो इसलिए उन्होंने भी यूनची को युनबा को अपने साथ ले जाने की इजाजत दे दी थी। और उसी के साथ वो यूनची से कहता है कि तुम मौके का फायदा उठाना अच्छी तरह से जानते हो। जिसपे प्रिंसेस यूबी आगे आते हुए मास्टर किन से कहते हैं कि आप फिक्र ना कीजिए, यूनची और युनबा दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज है। अगर वो दोनों एक साथ रैंकिंग बैटल कंपटीशन के लिए जाते हैं तो इसका फायदा हमें ही होगा। जिसपे मास्टर किन कहते हैं कि अब जब प्रिंसेस यूबी ने खुद कह दिया है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन युनबा वहाँ पे बस यूनची को सपोर्ट करने के लिए जाएगा, ना कि कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए। जिसके लिए यूनची और युनबा भी दोनों खुशी खुशी मान गए थे। जो देखकर मास्टर किन यूनची से कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि तुम उस रैंकिंग बैटल कंपटीशन में टॉप 100 में आते हुए एम्परर की ख्वाहिश को जरूर पूरा करोगे। जिसपे यूनची भी वहाँ पे मास्टर किन को तसल्ली देते हुए कहता है कि आप फिक्र ना कीजिए, इस बार सभी लोग रॉयल फैमिली के एक नया रूप देखेंगे। जिसपे मास्टर किन उससे कहते हैं क्योंकि अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है तो अब तुम लोगों को रैंकिंग बैटल कंपटीशन के लिए निकलना चाहिए। और मास्टर किन के ऐसा कहते ही वो लोग वहाँ से रैंकिंग बैटल कंपटीशन के लिए निकल गए थे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें ट्यानजिया मैनोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आज रैंकिंग बैटल कंपटीशन के लिए सभी छोटे बड़े ट्राइब्स के लोग आए हुए थे। और तभी वहाँ पे स्काई बनी सेट के लोग एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक एंट्री लेते हैं, जिसे देखकर वहाँ पे मौजूद सभी लोग स्काई बनी सेट की तारीफें करने लगे थे। और तभी स्काई बनी सेट के मास्टर अपने बड़े बेटे से कहते हैं कि फेंग जो कि रॉयल फैमिली की तरफ से इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाला था वो यहाँ पे आया या नहीं। जिसपे फेंग जू चेंग अपने पिता को बताता है कि नहीं, मुझे अभी तक उसके बारे में कोई खबर नहीं है। जिसपे फेंग जू चेंग के पिता उसे थोड़ा डरते हुए कहते हैं कि जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, अब तुम्हें जितना जल्दी हो सके रॉयल फैमिली के प्रिंसेस यूवी के साथ शादी करनी होगी, क्योंकि मैंने सुना है क्राउन प्रिंस जाओ ट्राइब के साथ अपने कनेक्शंस मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है। कहीं ऐसा न हो कि जाओ ट्राइब इस मौके का फायदा उठाते हुए बाजी ले जाए और हम बस हाथ ही मिलते रह जाएं। जिसपे फेंग जू चेंग अपने पिता को तसल्ली देते हुए कहता है, आप फिक्र ना कीजिए, इस कंपटीशन के ओवर होते ही मैं प्रिंसेस यूवी को प्रपोज करते हुए उसके साथ शादी कर लूंगा। उसके बाद रॉयल फैमिली के ऊपर भी पूरी तरह से हमारा कंट्रोल होगा। और अभी वो दोनों बाप बेटे वहाँ पे इसी तरह से आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पे जाओ ट्राइब के आने की भी अनाउंसमेंट की जाती है। और जाओ ट्राइब के लोग भी वहाँ पे काफी ग्रैंड लेवल की एंट्री लेते हैं। और हर बार की तरह इस बार भी जाओ ट्राइब की एंट्री बहुत ज्यादा कमाल की थी। वहीं जाओ ट्राइब के मास्टर जू टियान भी अपने बेटे ली से कहते हैं कि इस बार के कंपटीशन में तुम्हें लिंग के साथ साथ जाओ ज़ेन से भी होशियार रहना होगा, क्योंकि जाओ ज़ेन इस बैटल रैंकिंग कंपटीशन में तुम्हें हराने की अपनी पूरी कोशिश करेगा। जिस पे ली वहाँ पे अपने पिता को तसल्ली देते हुए कहता है कि फादर आप फिक्र ना कीजिए, मैं उसे आसानी से हरा दूंगा। जाओ ट्राइब को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 भाई आए थे, जिसमें एक जाओ जू टियान था तो दूसरा जाओ बूयोन था और उसी का बेटा जाओ ज़ेंग था। जाओ बूयोन भी वहाँ पे अपने बेटे से कहता है चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार रैंकिंग बैटल कंपटीशन में तुम्हें जाओ ली को हरा कर सेकंड प्लेस हासिल करना ही होगा। ये मेरे प्राउड की बात है और मुझे उम्मीद है तुम मेरे साथ झुकने नहीं दोगे। जिसपे जाओ ज़ेंग भी वहाँ पे अपने पिता को तसल्ली देते हुए कहता है कि आप फिक्र ना कीजिए, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ही होगा। और तभी वहाँ पे स्काई बनी सेट और जाओ ट्राइब का आमना सामना होता है, जहाँ स्काई बनी सेट का मास्टर जाओ ट्राइब के मास्टर को देखते हुए कहता है मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि
इस बार के रैंकिंग बैटल कंपटीशन के लिए कुछ जाओ ट्राइब के मास्टर आएंगे। मुझे लगता है इस बार जाओ ट्राइब इस रैंकिंग बैटल कंपटीशन को लेकर कुछ ज्यादा ही सीरियस है, जिसपे जाओ ट्राइब के मास्टर भी वहाँ पे उसके दोनों बेटों की तारीफें करते हुए कहते हैं तुम्हारे दोनों बेटे भी कम पावरफुल नहीं है, हो सकता है इस बार हम दोनों ट्राइब्स का रिजल्ट सेम ही आए, लेकिन मैंने सुना है कि तुम्हारा छोटा बेटा रॉयल फैमिली की तरफ से ये कंपटीशन लड़ने वाला है, जिसकी वजह से रॉयल फैमिली के जीतने के चांसेस तुमसे ज्यादा है और मुझे लगता है तुम्हें रॉयल फैमिली में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, इसलिए तो तुमने इस बैटल रैंकिंग कंपटीशन की परवाह भी नहीं की और अपने बेटे को खुशी खुशी रॉयल फैमिली में भेज दिया। जिसपे स्काई बनी सेट का मास्टर भी जाओ ट्राइब के मास्टर को जवाब देते हुए कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे शुरू से ही रॉयल फैमिली के साथ रिलेशंस बहुत ज्यादा अच्छे रहे हैं, लेकिन मैंने सुना है कि हाल ही में आपके और क्राउन प्रिंस के बीच में कॉन्टैक्ट कुछ ज्यादा ही हो रहा है, इसका मतलब है कि आप एम्परर की खराब हालत का गलत फायदा उठाना चाहते हैं। स्काई बनी सेट के मास्टर की ये बात सुनकर जाओ ट्राइब के मास्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसने वहाँ पे गुस्से से अपना ऑरा भी रिलीज कर दिया था, जो देखकर स्काई बनी सेट के मास्टर ने भी अपना ऑरा रिलीज कर दिया था और वहाँ पे उन दोनों के दरमियान काफी गुस्से वाला माहौल हो गया था। लेकिन वो दोनों वहाँ पे एक दूसरे के ऊपर हमला कर पाते उससे पहले ही वहाँ पे टियानजिया मेनोर के मास्टर की एंट्री होती है, जिनके आने से वहाँ पे इतना ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज हो रहा था कि उस ऑरा ने वहाँ पे उन दोनों मास्टर्स की पावर को भी सप्रेस कर दिया था। और तभी टियानजिया मेनोर के मास्टर वहाँ पे अपनी वाइफ के साथ एंट्री लेते हुए कहते हैं माफ कीजिएगा मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन वहाँ पे टियानजिया मेनोर के मास्टर की बातों के ऊपर तो कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। वहाँ पे तो सभी लोग टियानजिया मेनोर के मास्टर की वाइफ की खूबसूरती में ही खो गए थे, इवन स्काई बनी सेट का वो बुढ़ा मास्टर भी उसे देखते हुए लाल टपकाने लगा था। और तभी टियानजिया मेनोर के मास्टर जिनका नाम यू फेंग था वो वहाँ पे आए हुए सभी लोगों को देखकर खुश होते हुए कहते हैं इस बार के कंपटीशन में तो पिछली बार से भी ज्यादा अमेजिंग टैलेंट आया हुआ है, लेकिन बेचारे मास्टर यू फेंग की बातों के ऊपर तो कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था, सब उनकी वाइफ मिस यू फेंग को ही निहारे जा रहे थे। तभी वो सभी लोग वहाँ पे मास्टर यू फेंग को ग्रीट करते हैं और जाओ ट्राइब का मास्टर आगे आकर मास्टर यू फेंग की चापलूसी करते हुए कहता है मैंने सुना टियानजिया मेनोर का लिंग योन जो कि पिछली बार के रैंकिंग बैटल कंपटीशन में फर्स्ट आया था वो दोबारा इस रैंकिंग बैटल कंपटीशन में हिस्सा लेने वाला है, और अगर सच में ऐसा है तो इसका मतलब हमें पहला प्लेस तो भूल ही जाना चाहिए, हम सभी को सेकंड प्लेस के लिए आपस में फाइट करनी होगी। जिसपे स्काई बनी सेट का मास्टर आगे आकर जाओ ट्राइब के मास्टर को टोट करते हुए कहता है लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है कि लास्ट टाइम तुम्हारा जाओ ट्राइब थर्ड प्लेस पे आया था, जिसपे जाओ ट्राइब का मास्टर भी गुस्से से उससे कहता है लेकिन इस बार तुम्हारा फोर्थ प्लेस आने वाला है क्योंकि इस बार तुम्हारा छोटा बेटा तो रॉयल फैमिली की तरफ से हिस्सा ले रहा है। और ये कहकर वो दोनों मास्टर वहाँ पे एक बार फिर से एक दूसरे के ऊपर गुस्सा करते हुए आपस में उलझ गए थे, लेकिन मिस यू फेंग उन्हें बीच में ही रोकते हुए कहती है कि रैंकिंग तो बस एक नंबर है, असल में तो ये बैटल रैंकिंग कंपटीशन इसलिए करवाया जाता है ताकि हमारे सभी यंग टैलेंट्स यहाँ आकर एक दूसरे के साथ फाइट करते हुए एक दूसरे से सीख सके और हमारा टियानजुआन कॉन्टिनेंट और ज्यादा ताकतवर हो सके। लेकिन यहाँ पे मिस यू फेंग की बातों में तो किसी का भी ध्यान नहीं था, वो सब तो बस वहाँ पे मिस यू फेंग की मीठी आवाज में ही खोए हुए थे। और तभी अचानक ही वहाँ पे स्नो गिरने लगती है, जिसका मतलब था कि वहाँ पे आइस क्लाउड इमोर्टल पैलेस की एंट्री होने वाली है। और तभी देखते ही देखते वहाँ पे आइस क्लाउड इमोर्टल पैलेस की सभी फायरिस बहुत ही ज्यादा प्यारी और खूबसूरत एंट्री लेती है, जिनकी एंट्री को देखते हुए वहाँ पे मौजूद सभी लोग मिस यू फेंग को छोड़कर उनमें खो गए थे। और इमोर्टल क्लाउड पैलेस से आने वाली फायरिस की लीडर कोई और नहीं बल्कि यू चैन ही थी, जिसे मास्टर यू फेंग अपने मन ही मन में बहुत ज्यादा पसंद करते थे। और जब मास्टर यू फेंग की नजर वहाँ पे लिटिल फायर यानी यू चैन के ऊपर पड़ती है तो वो भी वहाँ पे पूरी तरह से यू चैन की खूबसूरती में खो गए थे। और यू चैन के साथ साथ इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए किंग यू भी आई हुई थी, लेकिन उन सब लोगों को सबसे ज्यादा आकर्षित वहाँ पे यू चैन ही कर रही थी। जिसे देखते हुए फेंग यू चैन भी अपने पिता से पूछता है फादर आइस क्लाउड पैलेस की ये लीडर कौन है, जिसपे उसका पिता उसे जवाब देते हुए बताता है कि ये आइस क्लाउड पैलेस की यू चैन है जो कि पूरे इमोर्टल आइस क्लाउड पैलेस की 2 ब्यूटीज में से एक है। और तभी मास्टर यू फेंग खुद वहाँ पे उनका वेलकम करने के लिए आगे बढ़ते हैं और उसी के साथ वो यू चैन से सवाल करते हुए पूछते हैं यू चैन आप कैसी हैं, लेकिन यू चैन की बजाय उसकी एक डिसेबल आगे आते हुए बताती है कि हमारी मास्टर बिल्कुल ठीक है, जो देखकर मिस यू फेंग को अपने मन ही मन में बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो वहाँ पे आगे बढ़कर टूट करते हुए मिस यू चैन की तारीफें करने लगी थी। लेकिन यू चैन तो उसे भी वहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं देती, जो देखकर मिस यू फेंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से से उन्हें कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन सही समय पर मास्टर यू फेंग ने उसे रोक लिया था और वो खुद आगे आते हुए उन सभी से कहते हैं कि आप बहुत लंबा सफर तय करके यहाँ पे आए होंगे और मुझे पता है कि अब आप सभी लोग बहुत ज्यादा थक भी चुके होंगे, इसलिए आप सभी पहले जाकर रेस्ट कर लीजिए। मास्टर यू फेंग की ये बात सुनकर आइस क्लाउड इमोर्टल पैलेस की वो सभी फायरिस चुपचाप वहाँ से अपने गेस्ट रूम की तरफ जाने लगी थी। और वहाँ से जाते हुए उनमें से एक लड़की मिस यू चैन से सवाल करते हुए पूछती है सिस्टर मैंने नोट किया है कि जब से आप वापस आई हो आप कुछ बदली बदली लग रही हो, इवन इस बार आपने खुद हमें टियानजिया मेनोर में चलने के लिए बोला, आखिर क्यों, पहले तो आप ऐसी नहीं थी। जिसपे यू चैन उसे जवाब देते हुए बताती है कि मैं पिछले काफी लंबे अरसे से मॉर्टल वर्ल्ड से दूर रही हूँ, इसलिए मैं खुद यहाँ का चेक करना चाहती थी कि मॉर्टल वर्ल्ड की यंगर जनरेशन कैसी है। लेकिन वो लड़की यू चैन से कहती है कि आप अपनी इन बातों से किसी और को बेवकूफ बना सकती थी, लेकिन मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से जानती हूँ, आपके यहाँ आने के पीछे ये वजह तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यू चैन ने उसे वहीं पे डांटते हुए चुप करवा दिया था और उसी के साथ यू चैन किंग यू को एक जेड लॉकेट देते हुए कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए इसे कभी भी उतारना मत। जिसपे किंग यू भी उस जेड लॉकेट को पकड़ते हुए कहती है ओके मास्टर। और तभी वहाँ पे चेंग फेंग मिस्टिक पैलेस की रॉयल फैमिली के आने की अनाउंसमेंट की जाती है और ये अनाउंसमेंट सुनकर यू चैन भी वहीं पे रुक गई थी। तभी योंची वहाँ पे प्रिंस यूवी के साथ एंट्री लेता है, जिसे देखकर स्काई बनी सेक तो पूरी तरह से शॉक हो गया था, क्योंकि उनके मुताबिक तो उनका बेटा फेंग रॉयल फैमिली की तरफ से आने वाला था, लेकिन यहाँ पे तो सब उल्टा हो
हो गया। इसलिए स्काई बने सेट का मास्टर गुस्से से अपने बड़े बेटे से कहता है कि आखिर फेंग यहाँ पे क्यों नहीं आया, जल्दी से उसके बारे में पता लगाओ और उसी के साथ इस लड़के के बारे में भी पता लगाओ कि आखिर ये कौन है। लेकिन जाओ ट्राइब के कुछ डिसेबल्स ने वहाँ पे यूनचे को अच्छी तरह से पहचान लिया था और जाओ ट्राइब के मास्टर का बेटा ली अपने पिता को यूनचे के बारे में बताते हुए कहता है इसने हमारे जाओ ट्राइब की सब ब्रांच को हराते हुए हमारे जाओ ट्राइब की बहुत ज्यादा बेइज्जती की थी। जो सुनकर जाओ ट्राइब का मास्टर गुस्से से कहता है हमारे जाओ ट्राइब की बेइज्जती करके इसने अच्छा नहीं किया, उसके लिए अब इसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं मास्टर यूफेंग ने भी वहाँ पे मिस यूचेन को यूचेन के लिए रुकते हुए देख लिया था और तभी रॉयल फैमिली के सभी लोग भी आगे आते हुए मास्टर यूफेंग को ग्रीट करते हैं और उसी के साथ प्रिंस यू भी वहाँ पे मास्टर यूफेंग को यूनची के बारे में बताते हुए कहती है इसका नाम यूनची है और इस बार यही रैंकिंग बैटल कंपटीशन में हमारी रॉयल फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा। प्रिंस यू की ये बात सुनकर मास्टर यूफेंग वहाँ पे हंसते हुए कहते हैं ये यंग मैन मुझे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। और प्रिंस यूवी अब आपके पिता की तबीयत कैसी है, जिस पे प्रिंस यूवी मास्टर यूफेंग को बताते हैं कि अब वो पहले से ठीक है। तभी आइस क्लाउड इमोर्टल पैलेस की एक लड़की किंग यू के पास जाते हुए उससे कहती है किंग यू ये लड़का तो बिल्कुल उसी की तरह लग रहा है ना जिससे तुम्हारी शादी हुई थी। जिस पे किंग यू भी कहते हैं कि हाँ ये लग तो वही रहा है लेकिन ये वो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि उसकी मिस्टेक वेंस पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और उसी के साथ उसका रॉयल फैमिली के साथ भी कुछ लेना देना नहीं था। उन दोनों की ये बातें सुनकर यू चैन थोड़ा गुस्से से उससे पूछती है क्या तुम इस लड़के को पहले से जानती हो। जिस पे किंग यू के बजाय वो लड़की मिस यू चैन को जवाब देते हुए बताती है नहीं हम इसे नहीं जानते, ये हमें बस उसी लड़की की तरह दिख रहा था जिससे किंग यू की जबरदस्ती शादी करवाई गई थी। उस लड़की की ये बात सुनकर अचानक यू चैन को वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और गुस्से में वहाँ पे उसको और भी खुद ब खुद ही रिलीज हो गया था जिसकी वजह से वहाँ पे मौजूद सभी लोगों की नजर में यू चैन की तरफ ही चली गई थी। यहाँ पे यू चैन को खुद भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे यूनची के बारे में ये सब सुनकर अचानक गुस्सा क्यों आ गया। इसलिए वो चुपचाप वहाँ से अपने साथियों को चलने के लिए कहती है और ये सब मास्टर यूफेंग भी वहाँ पे बहुत ही गुस्से देख रहे थे। वो यू चैन को अचानक इस तरह से गुस्से में आते हुए देखकर अपने मन में कहते हैं मिस यू चैन इस लड़के यूनची को देखकर बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव कर रही है, इसका मतलब है मिस यू चैन इस लड़के को पहले से जानती है। इसलिए मास्टर यूफेंग प्रिंस यूवी से कहते हैं प्रिंस यूवी आपके साथ आई हुई इस लड़के ने आइस क्लाउड इमोर्टल पैलेस के अटेंशन को हासिल किया है, इसका मतलब है कि ये लड़का वाकई बहुत ज्यादा टैलेंटेड होगा। ये सुनकर प्रिंस यूवी वहाँ पे मास्टर यूफेंग का यूनची की तारीफ करने के लिए शुक्रिया अदा करती है, जो देखकर अब वहाँ पे बाकी सभी ट्राइब्स के लोग भी यूनची को लेकर काफी ज्यादा सीरियस हो गए थे क्योंकि यूनची वहाँ पे अपनी सिर्फ एंट्री से ही उन सभी की नजरों में आ गया था। खैर उसके बाद मास्टर यूफेंग वहाँ पे उन सभी को आराम करने का बोलकर खुद वहाँ से चले गए थे। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इसे यूवी अपने रूम में बैठे हुए आराम कर रही थी। लेकिन उसी वक्त अचानक यूनची प्रिंस यूवी के रूम में आता है और उसके बाद हमें वहाँ पे उन दोनों के दरमियान एक रोमांटिक सीन दिखाया जाता है। लेकिन प्रिंस यूवी ने वहाँ पे खुद को संभालते हुए अचानक यूनची को अपने रूम से बाहर निकाल दिया था और वो यूनची से कहती है कि अगर तुम इस बैटल रैंकिंग कंपटीशन में टॉप 100 में आ गए तो मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हें खुद किस करूंगी। जो सुनकर यूनची भी वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो गया था और वो वहाँ से जाते हुए प्रिंस यूवी से कहता है कि अपना ये वादा याद रखना। उसके बाद हमें वहाँ पे अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ रैंकिंग बैटल कंपटीशन के लिए एक स्पेशल सोर्ड फाइटिंग स्टेज बनवाया गया था और तभी वहाँ पे लिंग वू नाम के एक एल्डर आकर अनाउंस करते हुए कहता है मैं टियानजी अमीनूर की तरफ से यहाँ पे आने वाले सभी यंग हीरोज का वेलकम करता हूँ और हर बार की तरह इस बार भी जो कल्टीवेटर एक साथ इस बैटल रैंकिंग कंपटीशन की 5 गेम्स जीत गया वो रैंक टॉप 100 में इंटर कर जाएगा और उसके बाद टॉप 100 कल्टीवेटर्स के दरमियान ये कंपटीशन होगा और जो कल्टीवेटर सभी को हराते हुए आखिर तक पहुंचेगा वही ये रैंकिंग बैटल कंपटीशन जीत जाएगा। और तभी वहाँ पे स्काई बनी सेट के एक डिसेबल फेंग जू चैंग के पास आकर उसे यूनची के बारे में सब कुछ बताते हुए कहता है कि यंग मास्टर को हराते हुए खुद उनकी जगह पे यहाँ आ गया और उसी के साथ उस डिसेबल ने वहाँ पे यूनची और प्रिंस यूवी के रिलेशन के बारे में भी फेंग जू चैंग को बता दिया था। जो सुनकर फेंग जू चैंग वहाँ पे गुस्से से खुद से ही कहता है तो तुम मेरी लेडी को मुझसे चुराने की कोशिश कर रहे हो, अब तो तुम्हें पक्का मरना ही होगा। वहीं एल्डर लिंग वो वहाँ पे अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि इस बार के रैंकिंग बैटल कंपटीशन के लिए होली लैंड के सोर्ड रीजन से एल्डर लिंकन खुद आए हुए हैं और ये सुनते ही वहाँ पे मौजूद सभी के सभी डिसेबल्स और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। वहीं यूनबा कंफ्यूज होते हुए यूनची से पूछता है कि ये होली लैंड सोर्ड रीजन क्या है, जिस पे यूनची उसे होली लैंड के बारे में बताते हुए कहता है कि होली लैंड टियानजियान में नॉर्थ से भी ज्यादा पावरफुल है, जहाँ पे टियानजियान कॉन्टिनेंट का हर एक कल्टीवेटर जाने का ख्वाब देखता है। वहीं वो एल्डर अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है कि जो भी कल्टीवेटर इस रैंकिंग बैटल कंपटीशन को जीतेगा उसे एक हेवन फेस मिस्टिक रियलम का ड्रैगन स्केल आर्मर दिया जाएगा और उसी के साथ उसे टियानजी के सीक्रेट रियलम में भी इंटर करने का मौका दिया जाएगा। जो सुनकर वहाँ पे मौजूद सभी के सभी डिसेबल्स और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। जो देखकर स्काई बने सेट का मास्टर कहता है कि ये सभी लोग कितने ज्यादा बेवकूफ है, पता नहीं ये सभी लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड क्यों लग रहे हैं। हालांकि ये सभी लोग जानते भी हैं कि लिंग यून के होते हुए ये कंपटीशन कोई भी नहीं जीत सकता। और इसी के साथ उस एल्डर ने वहाँ पे रैंकिंग बैटल कंपटीशन को ऑफिशियली स्टार्ट करने की अनाउंसमेंट कर दी थी और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।